हेलो। जी नमस्कार। 7 बज चुके हैं और मैं उपस्थित हूँ। अगर आप में से कोई बताएं कि जी कृपया बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं और मैं दिख रही हूँ कि नहीं। कोई बताए तो मैं कार्यक्रम शुरू करूँ। जी मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ और लेकिन कोई कमेंट नहीं आ रहा है। जी नमस्कार पूनम तिवारी। बताइए मेरी आवाज़ आ रही है। पूनम बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जी नमस्कार। ओके ओके। आवाज़ ठीक आ रही है। आवाज़ साफ है। बढ़िया। तो नमस्ते। सबसे पहले तो आप सबको बहुत खुश हूँ कि आप सबके बीच आई हूँ। इस कोरोना काल में जब सब अपने अपने घरों में महीनों से बंद हैं, तब ये मौका कि लोगों से, अपने मित्रों से बातचीत की जा सके, ये अवसर मिला है। ये बहुत सुखद है मेरे लिए। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, अब भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं दुनिया के एक सिरे पर हूँ और दूसरे सिरे पर आप सब हैं और आप सबसे बात हो रही है। तो कुछ बातचीत करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, कुछ अपनी बात है और हो सके तो कुछ आपकी भी सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा छोटा सा परिचय, बहुत साधारण सा एक परिचय है जो शायद बहुतों को मालूम हो। कोई ख़ास बात है नहीं बताने के लिए, फिर भी बताऊं कि मेरा जन्म बिहार में हुआ, तत्कालीन बिहार में। प्रारंभ की शिक्षा वहीं से हुई, 8वीं तक। उसके बाद विगत 81 से मैं गोवा में हूँ अपने परिवार के साथ। यहीं आगे की पढ़ाई मेरी हुई। शादी यहीं पर हुई है गोवा में और हम सब हमेशा के लिए यहीं पर सेटल्ड हैं। अब लिखने पढ़ने की बात, जहाँ तक मेरे लिखने का ताल्लुक है, मैं आप सबको नमस्कार, मैं आप सबको देख रही हूँ और प्रोग्राम के अंत पर मैं आपको जवाब भी ज़रूर दूंगी। अ, जी नमस्ते। तो मैं बताऊं कि साहित्य की बात कहाँ से शुरुआत होती है, तो बात बहुत पुरानी है। मैं स्कूल में थी और तब से कुछ ना कुछ लिखती थी। अब क्या लिखती थी आज पता नहीं, उन्हें आप गद्य कहें पद्य कहें, लेकिन लिखने का शौक ज़रूर था और इसके साथ ही मुझे चित्रकारी का भी शौक था। तो जहाँ पर भी कोई कागज़ कलम मिल जाती थी तो मैं कुछ ना कुछ लिखती थी और कुछ ना कुछ चित्र बनाती थी। इसके लिए मेरी जो कॉपियाँ थी स्कूल की, वो काफ़ी गंदी हुआ करती थी और मेरी आदत थी कि मैं क्लास में भी, पढ़ाई के दौरान भी, मेरा मन समहाउ कहीं और भटकता था और मैं कागज़ में लिखती रहती थी और क्लास के बाहर देखती रहती थी। मुझे याद है मेरे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ती थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहाँ पर जो हमारा मेरा क्लास था उसके बाहर बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी और ये पहाड़ी पर ये कॉलेज है। तो बारिश के दिनों में गुलमोहर खूब खिलते थे और बारिश होती थी और पूरी वादियों में बारिश दिखती थी, तो मेरी नज़र वहीं अटकी रहती थी। खिड़की के ठीक बाहर एक गुलमोहर का पेड़ था और उस पर खूब गुलमोहर के फूल आते थे और फूल झड़कर एकदम कालीन सा बिछ जाता था, तो मेरी नज़र वहाँ रहती थी और इसके लिए कई बार डांट खाई। मैं तो आपको बताऊं
कि मेरा मन तो इतना भटकता था कि एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एग्ज़ाम दे रही थी कॉलेज में, और कहीं दूर खिड़की से मुझे कोई गीत सुनाई पड़ा, दूर माइक में बज रहा था। और उस गीत में मेरा मन इतना रम गया कि मैं सब कुछ भूल गई, और मैंने लिखना छोड़कर मैं बैठी वो गीत को सुनती रही, और घंटी बज गई और मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ। और जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा पता नहीं ये क्या है कि मैं इस तरह से मगन हो जाती हूँ और डूब जाती हूँ। मैंने पेपर को अधूरा छोड़ दिया। और तो ऐसी बातें साहित्य, लोग पूछते हैं कब से एग्जैक्टली लिखना शुरू किया। तो ये कहना बहुत कठिन है कि कब से लिखना शुरू किया। 5वीं में कहानी लिखी थी, और मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी, मुझे शब्दों से बहुत प्यार है, तो मुझे जहाँ भी कोई नया शब्द मिलता है तो मैं उसे कहीं नोट कर कर रख लेती हूँ। और इस तरह से मेरे पास एक पूरी डिक्शनरी है। हम तो किताबों से ही सीखते हैं, तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं फ़ला किताब से मैंने कुछ सीखा तो लोग पता नहीं उसे क्या नाम देंगे, कहेंगे। जैसे मैंने एक आपको वाकया सुनाऊँ कि मेरे एक बहुत प्रिय लेखक हैं, और उनकी किताब मैंने पढ़ी, तो बाद में जब मैं उनसे मिलने गई तो बड़े दफ्तर में सबके सामने मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी से मुझे बहुत सारे शब्द, सुंदर शब्द सीखने को मिले, और मैं बहुत समृद्ध हुई, और कभी इनका इस्तेमाल मैं ज़रूर करूँगी। तो बाद में मैंने सुना कि उन लेखक महोदय ने सबको बताया कि जयश्री तो मेरा चोरी करती। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि सीखते हम सब किताबों से हैं, अपने आसपास से हैं, अपनी दुनिया से हैं। इसे यहाँ कुछ अलग ही नाम दिया जाता है, लेकिन मैं तो सीखती हूँ, मैं सबसे सीखती हूँ। चूँकि कई बार मैंने इंटरव्यू दिया तो कई तरह की बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और जी, कई तरह की बातें मैं बता चुकी हूँ, तो मैं अपने को रिपीट नहीं करना चाहती। तो जिस तरह से मन में बातें आ रही है मैं कहती जाऊँ। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम जो लिखते हैं और जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बड़ा अक्सर फाँक दिखता है। जो हम बताते हैं, जो लिखते हैं, जिसकी प्रेरणा देते हैं, क्या हम खुद उनका ये करते हैं, अपने जीवन में उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें जीते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं लिखती जिस पर मैं यकीन नहीं करती। मैं जो लिखती हूँ उस पर अमल करती हूँ, मैं उसी तरह का जीवन जीती हूँ। उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि जैसे हम देखते हैं साहित्य की दुनिया में कि लोग बहुत हाई मॉरल स्टैंड लेते हैं। हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि लोग बहुत हाई मॉरल स्टैंड लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत फ़र्क होता है, वो कुछ अलग ही जीते हैं। लेकिन जैसे मैं एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कहूँ तो जैसे जात पात की बात आप ले लीजिए कि हमारे समाज में ये एक बहुत विषम समस्या है जात पात की, और बहुत भारी संकट है। इस पर बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन सच कहूँ तो हमारे जीवन में ये जात पात जैसी चीज़ कभी थी ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि जन्मना, मुझे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ पैदाइश से। लेकिन हमारे घर में मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उच्च शिक्षित थे। हमारे घर में छुआछूत, जात पात, इन चीज़ों का कभी कुछ था ही नहीं, हमें पता तक नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, करने में हमने ये किया है, हमने इसे जिया है।
जैसे मैं बताऊं कि हम लोग 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं, लेकिन हमारी 6 बहनों में से किसी की भी शादी ब्राह्मण से नहीं हुई, अपनी जाति में नहीं हुई। और ये इसलिए नहीं कि कोई प्रेम विवाह था या कुछ और था, ये पूरी परिवार की मर्जी से ऐसा हुआ, ये शादियां हुई। हमारे जो 3 भाई हैं उनकी भी शादी। जी पूनम, ज़रूर आप सुनिए, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ पूनम। तो मैं ये कह रही थी कि हम 6 बहनों का किसी के ब्राह्मण से शादी नहीं हुई। हमारे भाइयों, पूरे परिवार में हर जाति के लोग हैं, आप कह सकते पूरा हिंदुस्तान है हमारा परिवार। हर कई भाषा के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं। हमारे घर में क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद भी खूब खुशी से हम सेवैया हमारे घर में आती है। हमारे कई मित्र हैं, मेरी बेटी जो है उसकी मित्र है महसबी, तो उसकी कोई ईद मेरी बेटी के बिना पूरी नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी शाकाहारी है पूरी तरह से, और इसके लिए उसकी दोस्त जो है उसके लिए हमेशा शाकाहारी भोजन बनाती है ईद में। तो इस तरह से हमारे घर में ये जात पात की बात कहीं है ही नहीं, छुआछूत जैसा प्रश्न उठता ही नहीं है। क्योंकि मेरे घर में जो मेरी सहायक मेड है, जो मेरी सहायता करती है, वह अक्सर या तो मुस्लिम रही या क्रिश्चियन रही। और एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं बीमार थी, मैं पुणे में थी और मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। उस समय हमारे घर में हर साल गणपति पूजा होती है, गणेश पूजा। तो मेरी जो मुस्लिम काम वाली थी, जो मेड थी, उसने मेरी अनुपस्थिति में पूरी पूजा की व्यवस्था उसने की, सब कुछ उसने किया। हमारी इतनी सारी बातें हैं। तो जो हम लिखते हैं, जो मैं लिखती हूँ, वो इसलिए नहीं कि कुछ फेसबुक या हमें क्रांति करनी है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लिबरल्स हैं, बहुत सो कॉल्ड तथाकथित प्रगतिशील हैं, और जो अपने घर में उनका जीवन अलग होता है, बाहर उनका जीवन अलग होता है। घर में वो पंचांग बाँच कर वो जनेऊ धारण करते हैं, वो कुंडली देखते हैं, वो जात पात मानते हैं। लेकिन साहित्य की दुनिया में चूंकि ये धारा के साथ बहने की बात है, तो वो बहुत प्रगतिशील बातें करते हैं। लेकिन उनके जीवन में बिल्कुल अलग तरह का उनका रहन सहन होता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि मैं जो लिखती हूँ उसमें तो अब मैं थोड़ा संभल कर लिखती हूँ, क्योंकि आप जिस समाज के लिख रहे हैं, जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं सोचती हूँ कि अब ये सब चीज़ें जिनको लेके हमारा समाज अभी मरखप रहा है, वो चीज़ें हैं ही नहीं कहीं। हम हर तरह से कब के मुक्त हो गए हैं। मेरे बच्चों को पता तक नहीं कि उनकी जाति क्या है। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी, मुझे पता नहीं था मेरे पति की जाति क्या है। और मेरी माँ ने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था मेरे लिए ये ज़रूरी है कि इंसान कैसा है, बाकी जाति से कोई मतलब नहीं है। और मेरे बच्चों को भी पता नहीं है कि उनकी जाति क्या है। लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल में पहली बार उन्हें कोई फॉर्म भरना था जिसमें उसे लिखना था उनकी जाति। तो तब बच्चों ने मुझसे पूछा, माँ ये जाति क्या है और हमारी जाति क्या है, तो मुझे बताना पड़ा। और तब मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी उस समय, उसने मुझसे कहा, माही, उसने कहा, माँ जाति जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, मनुष्य तो सिर्फ मनुष्य होता है। और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, यही बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता है। अब मेरा बेटा जो 25 साल का हो चुका है अभी, और उस दिन वो आया, उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, और सबसे पहले उसने आके मुझे ये खबर सुनाई। और ये एक सूचना थी, कोई अनुमति जैसी बात नहीं थी। उसने कहा,
और मेरे मुंह से निकल गया कि उसका सरनेम क्या है, लड़की का क्या सरनेम है। तो उसने एकदम घूर कर मुझे देखा और कहा, ना मैंने पूछा है और ना तुम्हें जानने की ज़रूरत है। लड़की साउथ इंडिया की है और वो लोग सरनेम नहीं लगाते हैं, मेरे ख्याल से तमिल हैं, तो वो सरनेम नहीं लगाते हैं, जाति सूचक। तो मैंने पूछा तो मेरे बेटे ने मुझे घुड़क कर ये कहा कि ना मैंने पूछा है ना तुम्हें कभी जानने की ज़रूरत है और हम कभी ये बात नहीं पूछेंगे। तो सच कहूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैंने मेरे बेटे को ये संस्कार दिए, ये शिक्षा दी कि आज वो खड़े होकर, चाहे माता पिता है कोई भी हो, कुछ भी गलत लगा तो वो खड़ा होकर वहाँ पर बोल सका कि जो गलत है, और उसने उसका निषेध किया। और मैं उसकी माँ हूँ, फिर भी उसने मुझसे कहा कि तुम्हें ये बात नहीं करनी है। जी, अब मैं एक बात और जो आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। अच्छा उदय भानु पांडे जी, आपका आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है? लोगों को तो सुनाई पड़ रही है, क्या बाकियों को सुनाई पड़ रही है? कोई बताइएगा। जी एक बात मैं अगर सुनाई पड़ रही है आई विल कंटिन्यू, मुझे बताइएगा अगर कोई समस्या हो। तो एक बात और, मैं कोई स्त्रीवादी लेखिका नहीं हूँ। मैं किसी खुद को, अपने लेखन को किसी खांचे में, किसी ये में बांटना नहीं चाहूँगी। मैं लिखती हूँ, जीवन सबके लिए लिखती हूँ, मनुष्य के लिए लिखती हूँ, मनुष्यता के लिए लिखती हूँ। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं, हालांकि मैंने स्त्री विमर्श पर बहुत कुछ लिखा। एक स्त्री हूँ, स्त्री की स्थिति को मैं जानती हूँ। मैं जी जी नमस्ते मुखर कविता जी। जी तो मैं ये कह रही थी कि स्त्रीवादी मैं नहीं हूँ, मैं सबके लिए लिखती हूँ। स्त्री हूँ इसलिए ज़रूर मैं स्त्रियों की स्थिति को बेहतर समझती हूँ और एक दायित्व बोध भी है और इस पर मैंने लिखा भी है। लेकिन हर वह विषय जो जीवन को छूता है, जो जीवन के लिए है, जो जीवन को प्रभावित करता है, उस पर मैं ज़रूर लिखती हूँ और मैं वो अपना सरोकार मानती हूँ, अपना दायित्व मानती हूँ कि हम सब पर लिखें जहाँ ज़रूरी हो, जो गलत है। ये नहीं कि इस पक्ष पर के लिए मैं लिखूँ या उस पक्ष के लिए लिखूँ। मैं ये ट्रेंड देखती हूँ कि लोग अपने पक्ष वालों के लिए लिखते हैं और वही बात जब दूसरा पक्ष के में होती है तो फिर वो लोग उस बात का विरोध करते हैं और अपना पक्ष धरा जो भी कहें। बहुत सारे शब्द है, गुट है, उनका ग्रुप है, और जब उनका मसला आता है तो उनके गलत के साथ भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें तो गलत के विरुद्ध खड़ा होना है, और वो कोई भी हो। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सच के बारे में भी हमें सिलेक्टिव नहीं होना है। हमें सच हर हाल में बोलना है और हर गलत के विरुद्ध बोलना है। और जहाँ तक नारी उनके अधिकारों का प्रश्न है, यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट करूँ कि स्त्री हूँ इसलिए मैं बहुत सारे अधिकार जो चाहती हूँ, तो उसके साथ, उन अधिकारों के साथ जो कर्तव्य होते हैं, मैं उनको भी सहर्ष उनका स्वागत करती हूँ। मैं यह नहीं सोचती कि मुझे सिर्फ अधिकार चाहिए। अगर मुझे पुरुषों के बराबर अधिकार चाहिए तो उन्हीं की तरह मुझे उनके हर कर्तव्य में हमें भी साथ देना चाहिए, वह कर्तव्य हमारा भी हो। मैं अधिकार चाहूँगी। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य आता है उसके साथ, कोई भी अधिकार बिना कर्तव्य के नहीं होता है, ड्यूटी के नहीं होता है। तो जब वो बात आती है तो हम स्त्री बन जाते हैं। हम चाहते हैं कोई पुरुष हमारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले, टेबल का कुर्सी खींचकर हमें बैठाए। तो मुझे कोई भी विशेष ये नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए एक औरत होने के नाते।
मैंने अपनी बेटी को जो बराबर का हक और दर्जा देती हूँ, तो उसके साथ ही एक बेटे के बराबर उसके काम भी मैंने तय किए हैं। मेरा बेटा अगर गैस सिलेंडर उठाता है तो मेरी बेटी जाकर उसमें हाथ ज़रूर लगाती है। तब वो लड़की नहीं बन जाती है, वो भी अपनी कार के टायर चेंज करती है। हर वो काम उसे भी मैं बैंक भेजती हूँ, दफ्तर के कामों के लिए भेजती हूँ। हर तरह से दोनों बच्चों में, अगर मेरा बेटा अपना खाकर अपना प्लेट धोकर रखता है तो मेरी बेटी धोकर रखती है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो स्त्रीवादी स्त्रियां जो बहुत बड़े बड़े विमर्श चलाती हैं, वो शुरुआत खुद से करें। अपने घर में आप क्या करती हैं? क्या आप अपने घर में अपने बच्चों को समान अधिकार देती हैं? आप स्त्रियों के हक मांगती हैं, आप अपनी बेटी को देती हैं? तो मेरे लिए तो हर बात की शुरुआत खुद से होती है, अपने घर से होती है। तो मैं अगर हक मांगती हूँ तो मैं अपनी बेटी को वो हक देती हूँ। मैं आपको बताऊं कि बचपन से मेरी बेटी माही, मेरा बेटा नील, दोनों में मैंने कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया है। और बेटी होने के नाते मेरी जो माही है उसके मन में कहीं भी कोई भी हीन ग्रंथि नहीं है। वह अपने को हर तरह से काबिल महसूस करती है। मैंने उसे इतना पॉजिटिव रखा, इतना उत्साहवर्धन किया। और बेटे ने जो भी सीखा, जब भी सीखा, मैंने बेटी को बराबर, दोनों ने एक साथ तैरना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा। दोनों के जन्मदिन पर मैंने गाड़ी खरीद कर दी, हर चीज़ में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एक स्त्री की उसकी जो दुर्दशा है वो इसलिए है कि वो कहीं की नहीं। अपने माता पिता के घर में भी वह एक पराया धन बन कर रहती है, उसका दान कर दिया जाता है। पति के घर में पति उसे एक जिम्मेदारी समझकर पालता है, और इस तरह से उसका अपना घर नहीं होता है। वो या तो मायके में रहती है या पति के घर में रहती है। उसकी अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो स्त्री को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो उसे समर्थ करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा, उसे शिक्षित करना है, और उसे उसे संपत्ति का अधिकार देना है। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में व्यक्तिगत स्तर पर हमने ये किया है कि हमारा जो कुछ भी है, जितना भी है, जितना थोड़ा सा है, संपत्ति का हमने बराबर अपने दोनों बच्चों को दिया है, बेटा और बेटी को। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो हम स्त्रियां अधिकार चाहती हैं, जिनके लिए लिखती हैं, विमर्श करती हैं, तो उनकी शुरुआत खुद से करें, अपने घर से करें। सबसे पहले अपनी बेटी को वो अधिकार दें। तो सुनने में यदि नाटकीय लगे, लेकिन यथार्थ यही है। और मैं इस पर बहुत यकीन करती हूँ कि पहले मैं जिस चीज़ को जीती हूँ, जिस तरह का जीवन जिसमें यकीन करती हूँ, मैं वो लिखती हूँ। सिर्फ लिखने के लिए, उपदेश देने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए मैं कुछ नहीं लिखती। बातें इसकी बस चल ही सकती है, ख़त्म होने की नहीं। तो क्या पहले मुझसे कहा गया है कि मैं अपनी एक कहानी का पाठ करूं? क्या मैं कहानी पढ़ लूं बाद में? फिर अगर आपके कोई सवाल हुए तो मैं कहानी पढ़ लूं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैं कहानी पढ़ती हूँ। उम्मीद है ये काफ़ी लंबी कहानी नहीं है। मैं कहानी पहले पढ़ लूँ, फिर आपके कोई प्रश्न हो तो उनके जवाब मैं दूंगी। कहानी का शीर्षक है निसंग। और ये कहानी अभी इंद्रप्रस्थ भारती में छपी थी 2020 में ही। तो कहानी मैं पढ़ रही हूँ। 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आकाश में मटमैली कंक्रीट की सी बादल की मोटी तहें
बैठ गई हैं। जितनी दूर नजर जाए कहीं एक फांक उजाला नहीं। एक तो दिन में भी रात का सा अंधेरा बना रहता है घर में, और अभी बिजली को भी शाम की उतार पर जाना था। अपर्णा ने किचन कैबिनेट टटोला। जाने मोमबत्तियां कहाँ रख दी है। कुछ ही देर में रात घिर आएगी। उसने बैल्कनी का दरवाज़ा खोला। एक धूसर स्लेटी रंग कमरे में खींच आया। पड़ोस की खिड़की चमक रही है, यानी बिजली सिर्फ उन्हीं की गई है। तब तो लाइनमैन को फोन करना चाहिए। रात हुई तो फिर कोई नहीं आएगा। किशोर तो ना जाने कब आए, सुबह का निकला हुआ है। वह बरसाती का दरवाजा खटखटाती है कुछ संकोच के साथ। मिस्टर कुमार। जाने यह आदमी सारा दिन बंद कमरे में पड़ा पड़ा क्या करता रहता है। आसपास के कोलाहल के बीच यह हर समय का बंद दरवाजा उसके जीवन के मौन को और गहरा देता है। वह उकताने लगी है बंद दरवाजों से, पथरीले चेहरों से। कई बार जी चाहता है एक हथौड़ा उठाकर हर बंद किवाड़ तोड़ दे। खिड़कियां भड़भड़ाए, चीखे कि कोई है। सीमा कहती है, पहले खुद को तोड़ो। अलीगढ़ का ताला बनी खुद पर जड़ी हो, सो कभी ख्याल आया। कई बार खटखटाने के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। पल्लों के पीछे वही ठंडी अजनबी आंखें। कोई सवाल नहीं, एक निर्लिप्त चावनी बस। ये आंखें उसे अटपटा महसूस कराती है। उसके वहां होने के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह जैसा कुछ। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए? लगभग साल भर। जिस दिन से आया है उसी दिन से इसी तरह से है। रह कर भी नहीं रहता। सुबह निकलता है, देर शाम लौटता है। लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता है, ऐसे कि जैसे छिपना चाह रहा हो। कभी कभी धीमी आवाज बजते पुराने गीतों के बोल बंद कपाटों से रीस आते हैं, या देर रात लगातार खांसने की आवाज। इन्हीं टुकड़ा टुकड़ा अजनबी आवाजों के कोलाज में वह चेहरे दृश्य जोड़ती है, मगर कोई तस्वीर नहीं बन पाती। कुछ लोग फितरत से अजनबी होते हैं, ताउम्र जमाने से फरार रहते हैं। सीमा ने कहा भी था, कोई छोटा परिवार रख लेती, औरत बच्चे होते तो कुछ साथ बन जाता। यह अकेलापन तुझे खा जाएगा पढ़ना। सीमा की बातें उसे डराती है। वह उसे बहलाने के लिए कोई झूठ क्यों नहीं बोलती। पैसों की तंगी हुई तो बरसाती के 2 कमरे किराए पर उठा दिए। नमित के दिए पैसे घर खर्च के लिए अब काफी नहीं होते। इधर किशोर के खर्च दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ाई पूरी नहीं हुई और प्रेमिका जुटा ली। नौकरी से पहले शादी की प्लानिंग। अपने में उलझी वह जाने कितनी देर वहीं खड़ी रह गई थी, बिना कुछ कहे। फिर दरवाजे के पीछे से झांकती आंखों में भर आई विरक्ति ने उसे पोंछ कर जगाया था जैसे। जी, ज़रा लाइनमैन को फ़ोन करना था। आपके पास नंबर होगा। बात पूरी होने से पहले ही एक छोटे से मुंह के साथ दरवाज़ा झटके से उसके चेहरे पर बंद हो गया था।
उसे यह रवैया अपमानजनक लगा था। कैसा असामाजिक इंसान है, लगता है कभी किसी इंसानी बस्ती में रहा ही नहीं। हर बात का एक तरीका होता है। वह कौन सा यहाँ गपियाने आई थी? कमरे में आकर वह भुनभुनाती हुई सोफे पर बैठकर बिजली के आने का इंतजार करती रही थी। गहराती सांझ के साथ कमरे के स्याह कोने धीरे धीरे आकार लेने लगे थे। मैं मन में हौल उठा था। अकेले घर में होने से हर चुप्पी, हर सन्नाटा जैसे आवाज शोर बन जाती है। जो असबाब होते हैं जीवित हो हिलने डुलने लगते हैं। गनीमत है स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी रोशनी कमरे के भीतर आ रही है। उसे हमेशा अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा, पानी और छोटी जगह, बंद जगह और ऊंचाई से भी। जाने कितना डर और असुरक्षा भरा हुआ है तुझ में। फालतू ख्यालों का कबाड़ घर है पूरा। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा। मन के अंधे कुएं में अकबका कर डूब मरेगी एक दिन। सीमा उसे समझती है एक हद तक। बचपन की दोस्त है। अकेली, समय के साथ बार बार हाथ छूटा, मगर रही कहीं एकमात्र आश्वासन की तरह। जाती है मगर लौटने की उम्मीद रख जाती है अपने पीछे। अभी दिशाहारा क्षणों में उसी का नाम याद आता है। जानती है दिन के किसी भी समय उसे पुकारा जा सकता है। उस तक उसकी आवाज पहुंचती है। उससे बिल्कुल अलग, मजबूत, निडर, आत्मनिर्भर है वह। जीवन ने उसे वह हर मौके दिए जिससे वह वंचित रही। उसका कुम्हार समर्थ था। उसने उसकी कच्ची मिट्टी को सही सुघड़ आकार दिया। दूसरी तरफ वह, कुछ लोग बाढ़ में बह आए कूड़े करकट की सी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। फिर खुद पर तरस आने लगा। ओ मीना कुमारी, सीमा के शब्द एकांत में आकर भी उसे हर कदम पर टोकते हैं। वह उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वह उसे झेल लेती है और तो कोई नहीं उसे ठहर कर सुनने वाला। बेटी के पास कभी फुर्सत नहीं। फाइनल ईयर में फेल कर चुका, रिपीट कर रहा। कोई काम नहीं, इसलिए दुनिया भर के काम। एक्टिविस्ट, रॉक बैंड, ग्रीन पी मूवमेंट, पिटा। पर्यावरण की चिंता, प्रदूषण की चिंता, जल जंगल जमीन की चिंता। सड़क से कचरा बीनता चलता है। दिन भर दीवारों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखता है। उन्हें इस दुनिया को सिरे से बदल देना है। काश कोई इन देश के होनहार युवाओं के कमरों में भी कभी झांक आता। खुद कूड़े के ढेर पर लौटते हुए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हर दूसरे दिन उसे थाने में जाकर उसकी जमानत करवानी पड़ती है। बदतमीज पुलिस वालों की डांट फटकार सुननी पड़ती है। स्कूल कॉलेज तो सालों से जा रही। प्रिंसिपल, टीचर्स के आगे वह बस क्षमा मांगती रहती है। किशोर की हथेलियां रूलर से लाल होती, डांट से उसके कान। नमित की बातें अलग से। उसके लिए दुनिया की हर समस्या के लिए वही दायी है। उसे भी एक समय से ऐसा लगता है, मैं तो पैदा होने के लिए भी क्षमा मांग लूं। उसकी बात पर सीमा उसकी पीठ पर धौल जमा देती है। हमेशा शहीद बनी फिरती है। सफरिंग हीरो सिंड्रोम से ग्रसित है तू। खुद पर तरस खाना छोड़ हीरोइन। उसने कब इनकार किया? जो चाहे उपाधि से लाद दे लोग। शादी के 25 साल से तो यही सब वह सुनती आई है। कभी नमित, कभी माजी, कभी किसी और से।
कैसी माँ है, कैसी औरत। वह खुद भी कंफ्यूज रहती है। वह कैसी माँ है, वह कैसी औरत है। सीमा कहती है, औरत भी इंसान होती है, 2 हाथ 2 टांगों वाली। उसे सबकी तरह गुस्सा आता है, भूख लगती है। उनके 10 हाथ नहीं, 3 आंखें नहीं। देवी चाहिए तो मंदिर में जाओ। झाड़ू बर्तन करने वालियों से क्या उम्मीद करती हो? वह बस धन सुख करुणा लुटाती रहे। जो कभी दिया नहीं उसे, वह उससे मांगते क्यों हो? भूसा भरे धान के कोठार से सोना नहीं निकलता, समझिए। मगर वह किसे दोष दे। बचपन में जन्म देने वाली माँ कहती थी, कैसी लड़की है, किसी बात का शऊर नहीं। माँ को दादी ऊपर से पोंछती, मेरा पूत इतना कमा कर लाता है, इसके वक्त काहे कंजूसी कर गई। थोड़ा दूध केसर खाती, काली माई जनकर बैठी है, अब दहेज का बोझ उठाओ। दहेज से बंधे अपने सुदर्शन पति के पीछे पीछे वह घिसटती रही। रास्ते में वह हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता, अटक अटक कर परिचय देता, किसी अपराध के कन्फेशन की तरह। यह मेरी पत्नी है। सुनकर चौंक उठती नजरों की वह आदी हो गई थी। मगर हर बार भीतर कुछ नए सिरे से दुख उठता था। कुछ मौतें एक बार में नहीं घटती। हर बात में कंजूस नमित महीने में गोरेपन के कई क्रीम खरीद लाता उसके लिए। मिर्च मसाले की गंध से लिथड़ी, थकान से लस्तपच उससे पूछता हर रात, क्रीम लगाया, बेसन मलाई का उपटन। वह नींद से बोझिल मुंह धोकर किसी तरह चेहरे पर क्रीम पोत कर आती। नमित देखता और गहरी सांस लेकर कड़बड़ बदल लेता। उनके जीवन के सालों में अधिकतर यही होना दर्ज था। चुपचाप सीखती वह। उसका मौन संताप प्रताड़ित क्या सिर्फ शाब्दिक दैहिक हिंसा से किया जाता है? औरत को अबोल भी मार देता है। अपनों का बोल, ठंडी आंखें, शिथिल स्पर्श, चेहरे के सामने दीवार से उठी पीठ। उसे अपनी रातों से आतंक हो गया है। वर्षों एक शव के बगल में लेटे रहने का त्रासद अनुभव उसके हार मज्जे में धंसा है। हर वक्त भीतर से शमशान की चिरांध सी उठती है। जो आदमी रात को उसके बगल में लेटते ही मर जाता है, वही दिन भर पड़ाई देह की बू के पीछे प्रेतात्मा सा डोलता फिरता था। बड़ी भाभी, दूर की सालियां, घर की कामवाली, वह सालों से देखती रही। अपने पति की आंखों में भरा लालच, प्रच्छन्न कामातुर व्यवहार, सूखा ठूंठ सा अनमन विरक्त पुरुष किस तरह पराई औरतों के सानिध्य में क्षण भर में हड़िया उठता है। परिचित औरतों के सामने नमित का गुनगुनाना, बेमतलब की बातें, नर्वस मैनरिज्म। उसे नमित को देख अक्सर डिस्कवरी चैनल में दिखाए पशु पक्षियों की अपनी मादा को रिझाने के लिए की गई अटपटी हरकतें याद आती। यकायक कितना बाचाल उठता है वह, और कुछ नहीं तो लगातार डकार ही लिए जाता है। अनजान बनकर तौलिया लपेटकर बाथरूम से निकल आना, यह सब कितना छोटा कर देता था उसे दूसरों के सामने। घर से निकलते हुए वह अपने पीछे कोलोन का बवंडर छोड़ जाता। आफ्टर शेव की खुशबू से तर हवा में वह सांस नहीं ले पाती। उसके कपड़ों के चटक रंगों ने जहां उसे बरसों उदास रखा, वही मैले कपड़ों से आती
पुलों की बासी गंध में देखे अदेखे देह की गंध चिन्हते वह बार बार आत्मग्लानि से भर उठी है। रिश्ते में लोग कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँचते हैं। गिरने का कोई अंत नहीं होता। कुंठा में आत्मा तक लिथड़ जाती है। रिश्ते के नाम के बंधन इंसान को बंधुआ मजदूर बनाकर रख देते हैं एक दिन। कोई जाने या न जाने वह हमेशा से जानती है यह उसका प्रेम नहीं था, आहत आत्मसम्मान था। प्रेम के बीज में जन्मने की सनातन चाह होती है। वह हमेशा उर्वर माटी की खोज में रहता है, मगर उसका प्रेम कहाँ जन्मता? विवाह वेदी पर, जहाँ दहेज में मिले गहनों के खड़ेपन को जांचने लड़के वालों की तरफ से एक सोनार बैठाया गया था। या बिस्तर पर जिसमें वह संबंध के नाम पर पहली बार लहूलुहान हुई थी। शादी हो जाना नैसर्गिक रूप से प्रेम में हो जाना नहीं होता कि बस घर वालों ने अनुमति दी और प्रेम के कल्ले फूट पड़े। प्रेम एक अलग ही जमीन पर अपने वक्त पर उगता है, एक अलग मौसम खाद पानी से। सप्तपदी का गठजोड़ दो जिस्म के बीच होता है, बंधन देह से देह, बंधता देह से देह है। रस्सी से ढोर डंगर बांधे जाते हैं। वह धागा और ही होता है जिससे अधेह मन बंधता है। लोग अक्सर यह बात भूल जाते हैं। अधिकतर रिश्तों की यही त्रासदी होती है। बिजली आई तो वह चाय बना लाई। ड्रेसिंग टेबल में खुद को देखते हुए धीरे धीरे चुस्की लेती हुई चाय पीती रही। आजकल यही करती है वह। आईने के सामने बैठ जाती है, लगता है कोई साथ है। बात भी करती है खुद से। उस दिन दरवाज़ा खोलने में देर हुई तो किशोर भीतर आकर इधर उधर देखता रहा। किससे बात कर रही थी? दरवाज़ा खोलने में इतनी देर हुई, वह क्या जवाब देती? बातें जो सालों से जम गई हैं भीतर, अब सतह फोड़कर बाहर निकल आना चाहती हैं। वह अकबकाती रहती है। उस दिन फोन पर देर तक एक बैंक सेल्समैन से लोन के ऑफर पर बात करती रही। रात तरह तरह की शिकायतें लेकर ऑनलाइन शॉप्स के कस्टमर केयर वालों से चैट करती है। फेरी वालों से मुलाई तुलाई करती है। देख देख कर किशोर झल्लाता रहता है। उस दिन रूना से फोन पर कह रहा था, माँ कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। रूना ने घुमा फिराकर पूछा था, माँ ठीक हो? अभी मुश्किल है, मगर जल्द आऊंगी तुमसे मिलने। बेटी की बात सुनकर उसे रोना आया था। उनका दर्द साझे का है। वह उसके संतरास की अगली कड़ी है। 19 साल की उम्र में नमित और सास ने मिलकर उसकी शादी कर दी थी। वह बहुत लकी थी। वह बहुत लड़ी थी उसके लिए, मगर हमेशा की तरह अंततः हार गई थी। कितना मन था रूना का आगे पढ़ने का। साल पूरा होते होते पहली बेटी, फिर दूसरी। अभी अपनी सास के साथ मंदिर दरगाहों के चक्कर लगा रही, किसी तरह एक बेटा हो जाए। उसकी देह पर पड़े दाग उसने देखे थे और ना देखने का भान करते बार बार मरी थी। एक माँ का इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। वह क्षमा मांगती है उससे तब जब वह कभी घर आती है और उसके बगल में निश्चिंत होकर सोती है, अपने उघड़ गए दाग धब्बों से भरे शरीर से बेपरवाह।
वह चुपके से सहला कर देखती है उन्हें। यह निशान उसने दिए हैं उसे उत्तराधिकार में। संभाल रही है वह भी, शायद अपनी बेटियों के लिए। लज्जा की एक लंबी परंपरा की उत्तराधिकारिणी वह सब। एक बार बहुत हिम्मत कर कहा था उसने, चली आ यहाँ, मैं संभाल लूंगी। सुनकर रूना हंसी थी। कहाँ चली आऊं माँ? मायका माँ का कब होता है? बाबूजी कल फिर उस द्वार पर छोड़ आएंगे जिसके खूंटे से 4 साल पहले बांध आए थे। ये भैया का घर है माँ। तुम अचार पापड़ बेचकर क्या कमा लेती हो? घर तो बाबूजी के दिए पैसों से ही चलता है। वह आगे क्या कहती? सच ही तो है। जिस घर को तिनका तिनका जोड़ती है वह घर औरत का कब होता है? एक आश्रय मात्र और कुछ नहीं, जो रोज उन्हें कमाना पड़ता है दिहाड़ी मजदूरों की तरह। जो मर्द हर तरह से जलील कर एक दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ गया, उसी के रहमो करम पर आज भी जी रही। हर महीने उसके भेजे चेक की राह देखती है। वह आता है तो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो जाती है। एक जीने की कोशिश में कितनी मौतें, कितनी कितनी बार। किसको बताए वह कि निवाला बार बार गले में क्यों अटकता है, क्यों हर कौर पर उबकाई आती है। देर रात किशोर लौटता है तो खाना परोस कर वह उससे जाने क्या क्या कहती है। किशोर खाते हुए हूँ हाँ करता रहता है। वह समझती है किशोर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। एक समय के बाद अधिकांश लोग घर की औरतों की बात सुनना छोड़ देते हैं। औरतें घर मोहल्ले की तुच्छ बेमतलब की बातों में पड़ी रहती है। राशन बिल, तीज त्योहार, छोटी छोटी सोचों का छोटा क्षितिज, घर से बाहर की विशाल दुनिया का उन्हें कोई अंदाजा नहीं। मगर फिर भी वह कहती रहती है। कहना उसके लिए जरूरी है। चुप का खौफ उसे अपने भीतर ठहरने नहीं देता। संवाद के दूसरे सिरे पर उसके लिए अक्सर कोई नहीं होता, मगर वह क्या करे कि वह है किसी और के लिए ना होकर भी। राशन राशन खत्म हो रहा। कल कल कई बिल भरने हैं। नमित का चेक नहीं आया। उसके पास चिंताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें सोच सोच कर वह हर समय कुछ नया जोड़ती रहती है। माएँ बड़बड़ाती रहती हैं। कई बार वह सुन चुकी है बच्चों को अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली के बीच कहते हुए। वह कहना चाहती है वह भी निश्चिंत रहना चाहती है उन सब की तरह। मगर क्या करे कि उसकी कोई बड़बड़ाने वाली माँ अब नहीं रही। उठते हुए किशोर बताता है कल 4 दिन के लिए वह दिल्ली जा रहा। वीगन फेस्टिवल में हिस्सा लेने। भोजन की थाली से हिंसा को दूर रखना अपने जीवन का मिशन बना लिया है उसने। वह नेट छान छान कर ऐसे खाने की रेसिपी ढूंढ लाता है जिसके मूल में किसी भी तरह की हिंसा ना हो। वह अहिंसक खाद्य पदार्थ बहुत महंगे होते हैं, अधिकतर विदेशों से आयातित। इसके लिए उसे 5,000 रुपये चाहिए। 5,000 रुपये की मांग ने उसे इतना परेशान नहीं किया था जितना 4 दिन के लिए उसके जाने की बात ने। 4 दिन ड्रॉर में रुपये टटोलते हुए उसकी सांस रुकने लगी थी। यह सबसे बड़ी सजा है, अकेला होना। ताज्जुब है कि उसे अब तक इसकी आदत नहीं हुई। 1/3 जीवन तो निसंग ही बीता, देह से अधिक मन से। आसपास जो रहे भी परिस्थिति वश या विवस्था में रहे,
वह जानती है कैसे कभी एक बिस्तर पर सालों दो अजनबी अगल बगल सोते हैं, मीलों सफ़र करते हैं और एक ठिकाने की ओर बढ़ते हैं, साथ साथ मगर अकेले अकेले। यह साथ की निसंग यात्राएं बहुत थकाती हैं। भोर 5 बजे उठकर किशोर दिल्ली के लिए निकल गया है। किशोर नहीं तो वह एकदम से खाली है। दिन भर उसकी ज़रूरतों के आगे पीछे ही डोलती रहती है। उसका नाश्ता कपड़ा खाना, अभी घर से निकलेगा अभी लौटेगा। अब सूझ नहीं रहा खुद को लेकर क्या करे। सुबह से उठकर बैल्कनी में बैठी रही। अनमनी सी धारासार बारिश हो रही। गुलमोहर के बचे खुचे फूल झड़कर सामने पार्क की जमीन लाल हो गई है। कुछ रेनकोट में मुड़े बच्चे पानी में पैर छपछपाते हुए जा रहे। पड़ोस के मुंडेर पर दो भीगे हुए कौवे बैठे हैं। वह देखती है और उनसे बतियाती है अपनी उस निज भाषा में जिसमें न शब्द बचे हैं न आवाज, बस एक उत्कट चाह हर अजिए को जी लेने की। क्या जीवन के लिए आज तक कोई मृत्यु बन पाई है? दूध वाले ने आकर दरवाजे की घंटी बजाई तो वह जैसे जागी। दूध का बोतल थमाते हुए दूध वाले ने उससे सहज पूछा, ये आपके किराएदार को कुछ हुआ है क्या? बार बार खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोला। सुनकर उसे अटपटा सा लगा था। बिना कुछ कहे उसने उसका दूध का बोतल रख लिया था कि वह दे देगी। बाद में उसके भी न जाने कितनी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मिस्टर कुमार ने दरवाज़ा खोला था। बुखार से लाल भभूखा होता उनका चेहरा देख वह हैरान रह गई थी। दरवाज़ा किसी तरह खोल वह बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर जाकर निढाल से पड़ गए थे। उसके हर सवाल के जवाब पर गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने झिझकते हुए उनका सर छुआ था। एक टुकड़ा सुलगा हुआ धातु उन पर झुकते ही गर्म सांस के भवाके ने उसका चेहरा घेर लिया था। उसने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया था। इन हथेलियों को वर्षों से किसी स्पर्श की आदत नहीं रही। देह अरसे से खाली मकान है, शून्य से भरा। आज एक असावधान क्षण में बारूद के बुरादे की तरह अनायास कुछ चिलक उठा था शिराओं में। उसे घबराहट हुई थी, कुछ वर्जित सा घटा हो जैसे। इसके बाद उसने चाय के साथ क्रोसिन की गोली दी थी उन्हें। डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने दवाई के साथ मलेरिया का टेस्ट करवाने की हिदायत दी थी। कई घंटे तक उसी तरह वह बेसुध पड़ा रहा था। इसी बीच वह उसे कई बार चुपचाप देख आई थी। दवाई दलिया और सूप बनाकर सरहाने रख आई थी। यह सब करते हुए वह एक अजीब सी मनस्थिति से गुजरी थी। अरसे से जोगियों का डेरा बन गया मन एक वर्जित सुख और अबूझ ग्लानि से धीरे धीरे भरता रहा था। एक नए सिरे से अपने होने का एहसास हुआ था। इतना भी गैर जरूरी अवांछित नहीं है वह, किसी की जरूरत या कोई काबिल है। नमित के बाद भीतर का एक हिस्सा अकही इच्छाओं के दंश से जाने कब से अवश्य पड़ा हुआ था। उसने उस तरफ अरसे से झांकना छोड़ दिया था। निसंग रातों की निबिड़ चुप में उसकी औरत उसके भीतर मुंह पर हाथ रख निःशब्द रोती है। वह उसे किसी तरह चुप नहीं करा पाती। ऐसे समय उसे खुद से वितृष्णा होती है। क्यों एक आम औरत की तरह वह अपने कमजोर क्षणों में किसी का कंधा चाहती है। आईने में प्रतिबिंबित अपना विधवाओं का स्वरूप उसे क्यों दहशत से भर देता है।
चलते हुए अपने बगल के खालीपन का एहसास उसे हरदम बना रहता है। कौन था जिसे वहाँ होना था? किसका ना होना हमेशा से उसका होना बना हुआ है। सघन शून्य से भरे आप में अब भी किस साहचर्य की गुंजाइश बाकी है? क्यों जो खत्म हो गया हमेशा के लिए वह हर पल इस तरह से जीवित है उसमें? मरने से पहले कि क्या वह कभी नहीं मरेगी? रात के सघन एकांत में ठूंठ जिस्म के रगोरेश में आज भी कुछ वर्जित सा तिली तिली सुलगता है। बन मुंह भट्टी सी अपने भीतर धुआंती वह अधजली पड़ी रहती है। बिस्तर का वनवास काटे नहीं कटता। दूसरों की खिड़की पर चमकती खुशरंग परछाइयाँ, टुकड़ा टुकड़ा तैर कर आती हंसी की आवाज़, तीज त्योहारों में सुहागिनों का साज श्रृंगार, वह सब कुछ देखती सुनती चुप रहती है। चुप रहना सह जाना नहीं होता, बल्कि कई बार ठीक इसके उलट भी होता है। कोई निर्वाक खड़े खंडहरों की दीवारों से कान लगाकर सुने कभी। उसके अकहे की भाषा सबके लिए अबूझ है, मगर वह तो समझती है अपनी बोली। परित्यक्त देह की यह भाषा उसे आतंकित करती है। जो निषिद्ध है वही इतना दुर्वार क्यों है? उसके पास खुद के नाराजक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। भागती फिरती है बस। एक समय बाद मिस्टर कुमार का बुखार उतरा था। अब कैसा लग रहा कि जवाब में बस मुस्कुरा कर रह गए थे। गहरे सांवले चेहरे पर एक उजली मुस्कुराहट। उसने पहली बार गौर किया था। निहायत साधारण मगर आकर्षक व्यक्तित्व, लंबा कद, घनी बरौनियों के से ढकी सी आंखें, कनपटियों पर अधपके बाल। वह झिझकते हुए उसकी चाय के साथ अपनी चाय का कप भी उस दिन उनके कमरे में ले आई थी। अजीब लगा था अरसे बाद किसी के साथ बैठकर इस तरह चाय पीना। मिस्टर कुमार ने धीमी आवाज में कुमार गंधर्व का गीत बजा रखा था। दोनों ने चुपचाप चाय पी थी। उसने गौर किया था मिस्टर कुमार बहुत कम बोलते थे, बस जरूरत भर की बातें, वरना अक्सर वह हाँ हूँ में सर हिला देते। परिवार के प्रश्न पर बस इतना ही कहा था, नहीं है। बिस्तर के साइड टेबल पर रखी एक बेहद खूबसूरत महिला की तस्वीर बार बार उसका ध्यान खींचती रही थी, मगर उसने इससे आगे कुछ नहीं पूछा था। उसने महसूस किया था उसके आसपास एक अदृश्य दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। बेहद तो उसने भी कुछ नहीं चाहा था, मगर परिचय का दायरा इतना भी संकड़ा नहीं होता। एक समय से लगभग असामाजिक जीवन जीते हुए भी उसमें संबंधों की गर्माहट की कुछ स्मृति शेष है। रिश्तों में शब्दों और अभिव्यक्ति की ऐसी भी कृपणता नहीं होनी चाहिए, मगर वह फिर भी कोई संबंध है कहाँ, उसने खुद को याद दिलाया था। तीसरे दिन उसने कुछ हैरत के साथ देखा था मिस्टर कुमार के एक स्केच बुक में अपनी कुछ पेंसिल स्केचेस। फर्श पर पड़ी हुई बुक उठाते हुए उसकी नज़र उन तस्वीरों पर अनायास पड़ गई थी। बैल्कनी में बैठी रास्ता तकती हुई, किताब पढ़ती हुई वह, ऊपर शीर्षक था अकेली। उसने प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा था। उन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली थी। बस कभी कभार शौकिया कर लेता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया तो। आप अक्सर बैल्कनी में अकेली बैठी रहती हैं। न जाने अचानक से क्या घटा था उसके भीतर। वह उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी। मिस्टर कुमार ने पीछे से
उसे पुकारा था शायद। अपनी नितांत निसंग क्षणों में वह एकदम अकेली नहीं थी, किसी की नज़र में थी वह। सिर्फ आकृति नहीं, चेहरा नहीं, पूरे वजूद के साथ। उसका अकेलापन, उसकी उदासी कितनी मुखर थी उन तस्वीरों में, जैसे बोल रही हों। किसी ने उसे डूब कर देखा, महसूसा, और अपने एकांत में उसे सिरजा भी। एक सुख का स्वाद उसके पूरे वजूद में शहद की तरह बूंद बूंद फैला था उस दिन, और वह उसमें डूबी देर तक पड़ी रही थी। उन तस्वीरों में उसकी आंखें ठीक वैसी थी जैसे कभी हुआ करती थी। कम उम्र की कम उम्र की उम्मीद और सपनों से भरी आंखें। उन आंखों का पता मिस्टर कुमार को कहाँ मिला? वह तो कब की गुम गई थी। जीवन के पन्नों से दिन ब दिन लापता होते हुए कितनी बार उसने चाहा था कोई उसका पता पूछते हुए आए, उसे ढूंढ निकाले। सबकी नजरों के सामने वह युगों अदृश्य रही, छींचते हुए शून्य हो गई, मगर किसी को इस बात ने कभी परेशान नहीं किया। लाल साड़ी में लिपटी लड़कियां एक दहलीज पार कर किस अरण्य में हमेशा के लिए खो जाती है, कोई जानना नहीं चाहता। कथा कहानी सुनाने बैठी सियानी औरतें अक्सर कहती हैं, घर के बियाबान से कभी कोई स्त्री जीवित नहीं लौटी। यह कहानी कहानी नहीं, उसकी तरह अनगिनत औरतों के लिए उनका अकेला सच है। युग हुए वह अपने घर के जंगल में भटक रही है, सपाट दीवारों में खिड़की तलाश रही है। आकाश के संधान में निकली स्त्रियां जमीन के आखिरी छोर पर पहुंचकर बार बार समझती है, हर रास्ता वही पहुंचाता है जहां से शुरू होता है। चूल्हे चौके भांडे बासन की एक गोल गोल घूमती दुनिया है, जिसके चाक पर वह आजीवन चढ़ी कभी उतर नहीं पाती। किसी चिट्ठी, निमंत्रण पत्र, बिल पर उसका नाम नहीं होता। जिस घर को छोड़ते हुए नमित ने एक बार मुड़कर नहीं देखा, उसके दरवाजे पर आज भी उसी के नाम की पट्टी जड़ी है। इस विडंबना को कौन समझे कि आज भी हर कागज पर उसे उसी की पत्नी बनकर दस्तखत करना पड़ता है। परित्यक्त सब के लिए एक शब्द मात्र है, मगर उसके लिए एक ऐसा सलीब जिस पर वह एक जमाने से सैकड़ों किलो से ठुकी जीवन भर जीवित टंगी है, और न जी पा रही है और न मर पा रही है। वह किसी जमात में नहीं, अब न विधवा है न सधवा है, वह परित्यक्त है। सीमा की बातें बहुत निष्ठुर होती हैं, मगर वह उनका प्रतिवाद नहीं कर पाती। रात दिन एक घर जो वह बनाते हैं रात दिन एक एक कर जो घर वह बनाते हैं, वह घर मजदूरों का नहीं होता। उसके दो हाथ उम्र भर किराए पर उठे होते हैं, उसी का ताउम्र खाते जीते हैं। एक घर के नाम पूरा जीवन जीने वाली अधिकतर औरतें अंततः बेघर मरती है। उस दिन की शाम बहुत घनी और उदास थी। आकाश लगातार झर रहा था, कॉलोनी की सड़कें नदियों की तरह बह रही थी। घर छोटे छोटे टापुओं में तब्दील हो गए थे, बिजली भी घंटों से गुल। उसे लग रहा था आज का दिन वह काट नहीं पाएगी। बुखार सा आया हुआ था। सांसें गर्म और बोझिल। बार बार किशोर को फोन लगाया, बेटी को भी, सभी व्यस्त। बेटी किसी बाबा के थान पर बैठी है, किशोर फूड फेस्टिवल में व्यस्त। तेज बजते संगीत के बीच अधैर्य आवाज में जल्दी जल्दी जाने क्या कहकर उसने फोन रख दिया था। वह उसे बताना चाहती थी नमित आया था, मगर बता नहीं पाई। कैसे बताती कि वह ऊपर नहीं आया, नीचे कार में बैठा रहा, अपनी नई पत्नी के हाथों रुपए भेजे।
उसके हाथ से रुपए लेते हुए उसका कद जैसे जमीन से जा लगा। नई दुल्हन के माथे का दपदपाता सिंदूर, हाथ की ताजा मेहंदी, सुहाग गर्भ से दीपता चेहरा, देखते हुए उसके भीतर का बचा खुचा सब्र ढह गया। उस दिन हरितालिका तीज था। समझ सकती है नमित ने उसे टॉर्चर करने का ये नया हथकंडा निकाला है, मगर फिर भी खुद को चाहते हुए भी वह बचा कहाँ पाई। कच्ची दीवार समन बेआवाज बैठ गया। सीमा किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई है। उसने अपनी चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं। कुछ देर पहले पड़ोसन के वहां भी गई, उनके घर शायद कोई पार्टी चल रही। अंदर जाने को झिझक महसूस हुई। खिड़की पर अभिराम झड़ते आकाश को तकती वह बैठी रही। कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई। जिस अंधेरे से डर लगता था, आज उस अंधेरे ने उसे निगल लिया था। भीतर ही कोई तटबंध टूट गया हो जैसे मन बाढ़ चढ़ी नदी सा हो रहा था। दिन की आखिरी रोशनी कब आकाश में सिमटी, शाम गिरकर गहराई और रात बनी, उसे पता नहीं चला। बस पाने खोने का हिसाब लिए एक अजीब जिद में बैठी रही। इसमें हमेशा कमजोर होकर भी वह देख सकती है। पाने का घर एकदम शून्य है। जो दिया कभी लौट कर नहीं आया। मन देह अकाल का रिक्त कोठार हर मौसम में। उसे अपना जन्म भर का इंतजार याद आया। सबकी अवज्ञा और अपना बूंद बूंद रिसना याद आया। वह धीरे धीरे बिना खाद पानी के उलंग कुरूप ठूंठ होती गई। मगर अभिशप्त यक्ष सा यह मन जाने क्यों जीवित रहा। वह कब मरेगी? वह मर क्यों नहीं जाती? वह रोती रही थी। आज किसने उसे जगा दिया? उसे तो अपनी जिंदगी की आदत हो गई थी। वह अकेली है, परित्यक्त है। सब ठीक तो था। कोई क्यों उसकी भूली हुई आंखें ढूंढ लाया। आंखों के कोर फटकर आंसू उतरे थे। फिर से मरने में कितना वक्त लगेगा? रात गहराते गहराते उसे सचमुच बुखार चढ़ आया था। आंखें गुड़हल सी लाल। रात के 2 पहर जाने कितने युग से बीते। घिसट घिसट कर वह सन्निपात की रोगी सी अपनी दुर्बोध्य भाषा में जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही। अंधकार के दैत्य उसके आसपास खड़े उसे घूर रहे थे और वह काजल काले जल के विशाल ताल में डूबती उतराती छटपटा रही थी। ओह, उसको सांस नहीं ली जा रही है उससे सांस। ऐसे तो वह सचमुच मर जाएगी। ओह, उसे सांस नहीं ली जा रही, ऐसे तो वह सचमुच मर जाएगी। कोई है? उसने सामने बिछे अंधकार में अपने हाथ पसारे थे। एक स्थिर शून्य के सिवा कहीं कुछ नहीं था। उसने घबरा कर अपनी चारों तरफ टटोला। वही काला अंतहीन शून्य, जैसे वह किसी अंधे कुएं में धंसती जा रही हो। किसी ने उसे पहाड़ की चोटी से यकायक धक्का दे दिया है। वह सपाट दीवार से नीचे की ओर तेजी से फिसली जा रही। उसकी हथेली, पांव के पंजे एकदम ठंडे, अवश्य फेफड़ों में बर्फ के बुरादे ठूस गए हैं। उसने अपने नाखूनों से दीवार खखोर दिए। गलफड़े खोल हाँफती हुई मछली की तरह सांस के लिए छटपटाई। ओह, उसे कितना डर लग रहा है। कोई है? घिघी बधी हुई आवाज में उसने एक बार फिर पुकारने की कोशिश की। माँ, किशोर, रूना। अंधेरे में गिरती पड़ती टटोलती हुई जाने कब वह मिस्टर कुमार के दरवाजे से जा लगी थी। दरवाजा निशब्द खुल गया था। सुबह कमरे के बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। किशोर ने पीट पीट कर दरवाजा तोड़ डाला था। दूध वाला कह रहा था, हमको तो कई दिन से खटका लगा हुआ था। किशोर बाबू, मुंह अंधेरे चाय, गाना बजाना। पड़ोसन ने हाथ लहरा लहरा कर धिक्कार में फटते हुए कहा था। मैंने तो खुद अपनी आंखों से
कितनी बार देखा कमरे में इन्हें जाते हुए। तीमारदारी, नित नए पकवानों की खुशबू, हंसी। किशोर अपने पापा को फोन लगा रहा था। पापा, आप बस जल्दी घर चले आइए। सुनते हुए वह पत्थर बन गई थी। भीतर न कोई प्रतिक्रिया, न शर्म, न ग्लानि, बस एक गहरा आश्चर्य और विस्मय। सालों रोती रही, किसी को पता न चला। पहली बार होठों पर एक छोटी सी हंसी खिली, सबने सुन लिया। जाने कितने अरसे बाद उसे कल रात के अंधेरे से डर नहीं लगा था। वह दो बाहों की सुरक्षा में निश्चिंत सोई थी, मगर अब उसे इस दिन के उजाले में डर लग रहा। ओह, कितनी हिकारत से भरी आंखें, विष बुझी आवाज, सांप की तरह फन काढ़े। इस आवाज टिटकारी भत्सना के ठाठे मारते समंदर में हिशिशा रही है। सबको पता चल गया, उसने अपना ही जीवन कुछ देर के लिए जी लिया है। यह वर्जित है, उसे पता नहीं। पूरी दुनिया इसकी सजा मुकर्रर करने के लिए उसके दहलीज पर आ जुटी है। कहानी समाप्त हुई। उम्मीद है कहानी आपको बहुत बड़ी नहीं लगी। मैं ठीक ठाक पढ़ पाई। इस कहानी पर अगर आपके कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहें आप लोग, तो मैं उनका साध्यवर जवाब देना ज़रूर दूंगी जवाब। बताइएगा। माई वॉज द टाइम? ओके जी, हमारे पास कुछ समय है, हम बात कर सकते हैं। या तो आप प्रश्न पूछें। क्योंकि अकेले बैठ के बात करते चले जाना, ये कमेंट्री करने वाले अच्छा करते हैं कि कोई बात हो ना हो, वो बातों से बात बना लेते हैं। लेकिन हमारे सामने कोई प्रश्न हो, कोई विषय हो, तो उस पर बात करना सहज होता है। हेलो, अर्पण जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कोई प्रश्न? जी, जन सुलभ पुस्तकालय, अर्पण जी, थैंक्स अ लॉट। जब तक अगर आपके कोई प्रश्न आते हैं, नहीं तो मैं ही इस कहानी पर, इसकी पृष्ठभूमि पर कुछ बात कर लूँ। जी हाँ पूनम, ये कहानी मैंने लिखी है। एक आलोचक ने ये ऑब्ज़र्व किया था। उन्होंने कहा था कभी मेरी कहानियों पर बोलते हुए कि जयश्री की कहानी में एक अकेली स्त्री है जो इंतज़ार में है, जो इंतज़ार में जी रही है। मैंने स्त्रियों का इंतज़ार देखा भी है और जिया भी है। हमारे समाज में, हमारे देश में जिस तरह की दुनिया मैंने देखी है, हर तरह के समाज मैंने देखे हैं। मुझे बहुत एक्सपोज़र मिला। मैं छोटे छोटे गांव कस्बों में रही, छोटी जगहों में मैं रही। उसके साथ ही मैं गोवा में हूँ और विदेशों में भी रही। हर तरह के जीवन का मुझे अनुभव मिला। मैंने अपने देश की जो स्त्रियां हैं, जो अधिकांश स्त्रियां हैं, मैं अपवाद की बात नहीं करूंगी। आज के ज़माने में बहुत सी स्त्रियां हैं महानगरों की जो पढ़ लिख गई हैं, एक हद तक आज़ाद है, अपने सपने पूरे कर रही हैं। लेकिन अधिकतर जो औरतें हैं, जो आम जन हैं, आम औरतें हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं आज भी एक सा है। उनमें बदलाव बहुत कम है।
तो मैंने औरतों को इंतज़ार करते हुए देखा है, अपने जीवन के लिए, अपनी छोटी छोटी बातों के लिए। अ, उसका जीवन इसलिए इंतज़ार है क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर है। उसे हर बात के लिए दूसरों की सहमति, अनुमति, आज्ञा, इच्छा, इसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने कई चित्र मेरी आंखों के सामने उभरते हैं। मैंने गांवों में देखा है। मुझे बचपन में एक स्त्री याद आती है। गांव में पोखर के किनारे वह बर्तन धो रही थी और बर्तन मांजते हुए वो उसके हाथ अचानक से रुक जाते थे और वो पानी की गहराई में एक टक टकने लगती थी। वह मुंह से कुछ नहीं कहती थी। वह अपेरेंटली खुश थी। वो गुनगुनाती थी, तीज त्योहार मनाती थी, बतियाती थी। लेकिन जब वो बोलती नहीं थी तब मुझे वह बहुत मुखर लगती थी। उसका मौन जो होता था वह बहुत मुखर होता था। वो जो चुप हो जाना, अचानक से आँखों की दृष्टि का शून्य में बदल जाना, कहीं खो जाना, कहीं दूर देखना, तब मुझे लगता था कि स्त्री का जो ये अबोला है, ये जो अकहा है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत गहन है और मैं उसे महसूस करती हूँ। और एक स्त्री होने के नाते हम भी जितना बोलते हैं उससे अधिक हम चुप रहते हैं। हम अधिकतर वह नहीं बोलते जो हमारे मन की बात होती है। हमें सोच कर बोलना पड़ता है। तो इंतज़ार मैंने बहुत जगह, बहुत तरह से देखा है, अनुभव किया है और वो मेरी कहानी में वो इंतज़ार लोगों को भी दिखता है। जैसे इसका कथा नायिका, इस कहानी की जो नायिका है, केंद्रीय पात्र है अपर्णा। उसका जीवन एक शादीशुदा जो स्त्री होती है वह अपने वैवाहिक जीवन में भी किस तरह से अकेली हो सकती है। रिश्तों की एक भरी पूरी दुनिया एक घर में भी कितना अकेली हो सकती है, ये मैंने देखा जाना है। जैसे कि मैंने कहा, एक बिस्तर पर दो अजनबी सोते हैं, मीलों का सफ़र तय करते हैं साथ साथ एक मंजिल के लिए, लेकिन अकेले अकेले। तो ये अकेलापन बहुत प्रच्छन्न है। कोई संवेदनशील मन ही इसे समझ सकता है। और कोई कहे न कहे, हर घर का एक कोना रिक्त होता है। वहाँ कितना भी सामान हो, वो घर का कोना अकेला होता है। और स्त्रियाँ जो होती है, पूरे भरे पूरे घर में कोई अकेला कोना हमेशा ढूंढती है। वो रसोई हो उसका, या बाथरूम में अधिकतर छिपने की एक जगह होती है, या उसका सरहाना। यहाँ पर वह खुद से बतियाती है। यहाँ वह अपने से खुद से बात करती है। इस अकेलेपन में वह अपना मन खोलती है। जी। जन सुलभ पुस्तकालय, शिखर त्रिपाठी जी। जी, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का कोई प्रश्न अगर इस पर हो आप बताएं। और अर्पण जी, आप बताएंगे कि कहानी प्रोग्राम कहाँ ख़त्म करना है। अगर आप में से कोई प्रश्न करे तो मुझे, मेरे लिए बात करना आसान हो जाता है। क्योंकि अपने तय तो अपनी तरफ से तो मैं इतनी सारी बातें हैं, कौन कौन सी बात करूं। तो बेहतर होता है कि आप जो जानना चाहें, आप जो समझना चाहें, उनका जवाब मैं देती। सर हरनोट सर, नमस्कार, आप आए, बहुत थैंक्स, बहुत खुशी हुई मुझे। अर्पण जी, मुझे लग रहा है स्कूल में ऐसे ही होता था, क्लासेस में, कॉलेज में जब मैं लेक्चर लेती थी, मैं बच्चों से पूछती थी कोई प्रश्न हो तो बच्चे वैसे तो बहुत तंग करते थे, लेकिन जब प्रश्न पूछने को कहती थी तो वो चुप हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से
शायद किसी के पास कोई सवाल नहीं है। मैंने अपनी कहानी पढ़ी, अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें, अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने रखे। उम्मीद है मैंने आप लोगों को बहुत बोर नहीं किया। मुझे आप लोगों ने यह अवसर दिया बोलने का। जन सुलभ पुस्तकालय ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुतों का इंटरव्यू मैंने यहाँ पर देखा और इस कड़ी में मैं भी यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ। तो आज मैंने आप लोगों से बातचीत की, आप लोग यहाँ आए और धैर्य से मुझे सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अर्पण जी, आज्ञा दीजिएगा कि मैं अब कार्यक्रम को समाप्त करूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।